न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन है। स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, अपडेट, क्या कुछ क्षेत्र में हलचल चल रही है, प्रदेश को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, प्रदेश में क्या हलचल चल रही है, ये जो तमाम खबरें हैं ये लेकर के हम रोज आपके सामने उपस्थित होते हैं और कोशिश यही करते हैं कि आपके मुद्दे, जनता की समस्याएं, जनता के जो इश्यूज हैं उनको हम प्रशासन तक या जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज कुछ डराने वाली और थोड़ा चिंता पैदा करने वाली खबरें भी हैं, कुछ राहत की खबरें भी हैं। बजरी खनन का जो मामला है सवाई माधोपुर जिले में, उसको लेकर के भी कुछ इनपुट जो हैं वो हमारे पास में आए हैं, तो उनको लेकर के भी आपसे चर्चा करेंगे। तो फटाफट जुड़ें, शेयर करें। वही जो रोज का डायलॉग है वही दूंगा आपको। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है हम, है ना, सिर्फ फेसबुक पर लाइव हैं। तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं। चलिए आप लोगों से एक बार दुआ सलाम कर लेता हूं। कितने लोग जुड़े हैं? अंकित सिंह तंवर, मोनू सैनी और शोएब खान जी हमारे साथ में जुड़े हैं। महेंद्र गुजर हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम साहब और स्वागत है आपका। संतोष गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा रामकेश गुजर, तेजराम सैनी, कृष्णा शर्मा, रामकेश गुड नाइट सर, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश मीना नमस्ते सर, अंकित जी, अमित मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं। फूल सिंह सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू प्रजापत, शिवलाल गढ़खेड़ा भाई राम राम और स्वागत है आपका भी। अमिता मीना मैम स्वागत है आपका भी। भोजराज बड़ीला जी, जय श्री कृष्णा। मानस कौशल बिल्कुल नमस्कार भाई, बहुत दिन बाद में जुड़े हो। बलीराम मीना, कोरोना दोबारा गया क्या? अभी उस पर चर्चा करेंगे हम विस्तार से, कोरोना को लेकर के भी, ठीक है ना। और गुड इवनिंग डीएस गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार। और विजेंद्र मीणा राम राम। उमर फरीद नमस्कार। प्रकाश सैनी, शिवलाल गढ़खेड़ा, बेरूलाल गुजर, नैमी गुजर गदली से हमारे साथ में जुड़े हैं। फटाफट जुड़ते चलें। बिल्कुल बढ़िया हूं सर। और ऋषिकेश मीना भाई हमारे साथ जुड़े हैं। छोटी सिंह, शेर सिंह मीना और नरेंद्र गुर्जर। शेयर करते चलो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट में पढ़ पाऊँ। आज बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा गुस्सा भी हूँ, थोड़ा सा अग्रेशन है और उस अग्रेशन के पीछे कारण यह है कि सर कई चीजें, कई खबरें ऐसी आती हैं जो मन को कचोटती हैं, बड़ा दर्द सा देती हैं, बड़ी तकलीफ सी देती हैं कि आम आदमी सिर्फ चेहरा देखता रहता है प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का, और जनप्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले है, सरकार की बल्ले बल्ले है, प्रशासन की बल्ले बल्ले है। दर्द अगर कोई झेलता है तो आम जनता झेलती है सर। आज बजरी खनन को लेकर के ऐसी एक रिपोर्ट मेरे पास में आई है और उसके बारे में मैं चर्चा आपसे जरूर करूंगा। उमर फरीद कह रहे हैं आज कमेंट कर लूं अजय जी। हाँ बिल्कुल करें बड़े भाई, मेरे यहाँ सबको पूरी आज़ादी है। आप अपने विचार व्यक्त करें, मुझसे जुड़ें, मुझे कोई गिला शिकवा शिकायत आप लोगों से या किसी भी दर्शक से नहीं है, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है सर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो जुड़ें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप जनता से सवाल करते हो लेकिन मैं आपसे करूंगा अजय जी। हाँ बिल्कुल उमर भाई, सवाल करिए जरूर। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कहीं कि आपको डिबेट करनी है, मुझसे जुड़ना है, तो स्वागत है आपका। मैं तो हमेशा इनवाइट करता हूं, ठीक है ना। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, नियमित दर्शक हैं हमारे। सतीश माली जी राम राम। गौरव बमनावत राम राम साहब और स्वागत है आपका। जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज तो कोरोना पर बात होगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल शिवचंद भाई, इस पर बातचीत जरूर करेंगे हम, क्योंकि दिन भर है ना बहुत सारी खबरें इसको लेकर के आई हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसको लेकर के बिल्कुल अलर्ट मोड पर है अब केंद्र सरकार। चीन में लगातार लाशों के आने का सिलसिला जारी है सर। और ताज्जुब की बात यह है कि चीन में अभी तक कोरोना का जो फर्स्ट फेज है ना वो भी खत्म नहीं हुआ, है। और ये जो बहरूपिया है ना, ये नए रूप बदल करके अलग अलग वेरिएंट में लोगों को डरा रहा है। लेकिन हमें चिंतित होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सुरक्षा करना, एहतियात बरतना ये जरूरी है। जो नया वेरिएंट है वो वाकई में डराने वाला है और चीन में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में स्थिति अच्छी है। और अच्छी क्यों है? एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत अच्छी है। दूसरी बात, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे एनजीओ हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबने एक मुहिम चला करके और जिस तरीके से 90% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, तो डरने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार जब तक बजरी खनन को वैध रूप से चालू नहीं करेगी तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार, अब आप है ना, मुझसे बस वही बात है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखते रहो इस सरकार की तरफ, है ना, देखते रहो अपने सांसदों की तरफ और अपने विधायकों की तरफ। आप कुछ मत करना, कुछ मत करना। आप लोग, मीडिया अपना काम करेगा, है ना, हम लोग मुद्दा उठा लेंगे, आवाज उठा लेंगे, मगर आप लोग कुछ मत करना। आप लोग सिर्फ कमेंट करना। कुछ नहीं होगा साहब। क्यों नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? जनता से बड़ी है कोई चीज? जनता से बड़ी है क्या? अगर जनता ही चालेगी ना तो बजरी खनन भी चालू होगा, और अगर जनता ही चालेगी ना तो 5 आना का पेच भी सुलझेगा। मगर तुम और हम सिर्फ मुर्दों की जिंदगी जी रहे हैं सर। मैं साफ कह रहा हूं इस बात को। अगर आप ही की तरह वो देशभक्त सोच लेते ना तो 300 साल की गुलामी से आजादी नहीं मिलती इस हिंदुस्तान को 1947 में, कि साहब ये हमारा नेतृत्व करेगा, ये झंडा आगे लेकर के चलेगा। यार, जनता लूट रही है, जनता के साथ रोजाना भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता की आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, और जनप्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले है, प्रशासनिक अधिकारियों की बल्ले बल्ले है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। ठेकेदार खुद अवैध रूप से बजरी खनन करवा रहा है सवाई माधोपुर में। आपको सबूत चाहिए, किसी को सबूत चाहिए तो मैं दे सकता हूं, और हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख करके। क्या करें बताइए आप? ये चीजें जो है ना, ये एक्सक्यूज हैं। अजय जी, अगर चाइना में कोरोना नहीं है, नहीं चाइना में तो है, ये आपकी न्यूज सुनकर के पता चल जाता है कि गंगापुर में क्या हो रहा है। बिल्कुल रविंद्र भाई, कोशिश यही करते हैं। स्कीम तो नई नई लाती है, सैलरी लगती नहीं। ओके, ऐसे तो न्यूज का पता ही नहीं चलता क्योंकि हम बाहर रहते हैं। अजय जी, बिल्कुल सर, मैं कोशिश यही करता हूं। कल चाइना में वहां MBBS करने वाले स्टूडेंट से लाइव बात हुई है, उन्होंने मना कर दिया है, यहां कुछ कोरोना नहीं है। गुडली के पानी पर बात हुई क्या? ऋषिकेश भाई, बिल्कुल दूसरे ही दिन मैंने इसको लेकर के जानकारी आपको दे दी थी। चंबल परियोजना के अंतर्गत अवैध कनेक्शन खुडा, गडी, गुडली, इनमें से हटाए जाएंगे। अधिकारियों को मैंने साफ कह दिया है, और अधिकारियों ने मुझको आश्वस्त किया है कि अजय जी, आने वाली जनवरी के अंदर अंदर गुडली का जो इशू है बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। अवैध कनेक्शन वालों को उन्होंने चेतावनी दे दी है। अय्यन महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया है जो अवैध कनेक्शन हटाएगी अब, और हटने चाहिए अवैध कनेक्शन। सबसे ज्यादा जो चीजत कर रहे हैं ना, लीकेज कर रहे हैं, वो ये अवैध कनेक्शन ही कर रहे हैं। और इसको लेकर के उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई है, सेकंड डे ही मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी थी। मैं कोई मुद्दा पीछे नहीं छोड़ता सब। तो नहीं, बिल्कुल जबरदस्त जुड़ रहे हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग जुड़ते चलें और भेजते चलें सर, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। आज तारीख है 22 दिसंबर और बार है गुरुवार। सर, कोविड के रूल्स फॉलो करने के लिए बोलो सबको, वरना वापस से हालत खराब होने वाली है देश की। इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। महूकला अंडरपास का क्या हो रहा है? बंटी भाई, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपको टोपी पहनाई जा रही है। और आपको बताऊं, मैंने कल भी ये बताया था कि SDM साहब से जब हमारी बात हुई थी, और SDM साहब ने कहा था कि गंगापुर सिटी शहर को और क्या चाहिए, किन चीजों को हम बजट के लिए पेश करते हैं, तो मैंने एक तो कुशालगढ़ लेक परियोजना, इसके बारे में महूकला अंडरपास, गंगापुर को जिला बनाना, इन चीजों को नोट करवाया था, नोट करवाया था। अब कितनी पूरी होती है कितनी नहीं होती वो बाद की बात है। ऋषिकेश भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? क्यों करवाऊं मैं सांसद महोदय को अवगत, जब जनता ही मर गई यहां की? सांसद को किसने चुना है? आपने और हमने चुना है। विधायक को किसने चुना है? आपने और हमने चुना है। हम गिड़गिड़ाए उनके सामने? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि सवाई माधोपुर जिले में बजरी खनन को लेकर के क्या हो रहा है? लेकिन नीचे से ऊपर तक सब इन्वॉल्व है इसमें। मैं बड़ा खुल करके कह रहा हूं इस बात को, और अगर नहीं है तो सामने आइए। विधायक दानिश अबरार सामने आइए, विधायक इंदिरा मीणा सामने आइए, करिए ना सवाल जवाब प्रशासन से। आज जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीजें हैं। चौथ का बरवाड़ा में वैध रूप से बजरी खनन चालू है, मगर आप ताज्जुब करोगे कि वहां बजरी खनन चालू है ही नहीं, नहीं है। वहां से बजरी ठेकेदार उठा ही नहीं रहा है, बल्कि अन्य स्थानों से जो बजरी उठानी चाहिए वहां के लिए परमिशन दे दी है प्रशासन ने उसको, और वहां पानी भरा हुआ है और वहां से भी वो बजरी नहीं उठा रहा। तो फिर बजरी आ कहां से रही है? किसकी सेटिंग से आ रही है? और बजरी आ रही है। बहुत बड़ा घपला है इसमें, और इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा।
विधायक रामकेश का नाम तो लिया नहीं आपने, किस चीज में लूं? एक बात मैं कह सकता हूं क्लियर, विधायक रामकेश मीणा बजरी के मामले से बिल्कुल दूर हैं, बिल्कुल दूर हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर। उनका इस चीज में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हां, यह हम कह सकते हैं, एक मांग उठा सकते हैं कि उन्होंने कभी मांग नहीं की सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, यह एक इशू कह सकते हो आप। लेकिन अवैध बजरी खनन में विधायक रामकेश मीणा इन्वॉल्व है, इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं मैं। आज तक हमारे पास में इस चीज को लेकर के कोई सूचना नहीं आई है, कोई एविडेंस नहीं आया है कि विधायक रामकेश मीणा का अवैध बजरी खनन में कोई इन्वॉल्वमेंट है। बट दानिश अबरार बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लंबे टाइम से आवाज उठ रही है। विधायक इंदिरा मीणा बिल्कुल अवैध बजरी खनन में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लंबे टाइम से आवाज उठ रही है। शुतुरमुर्ग जो होता है ना, शुतुरमुर्ग, वो अपनी गर्दन मिट्टी में छुपा करके ये सोचता है कि दुश्मन मुझे नहीं देख रहा। लेकिन माफ करना सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर छोटी छोटी चीज के वीडियो बनते हैं और सबको पता है कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं विधायक से सवाल इसको लेकर के नहीं करूंगा रामकेश मीणा जी से, लेकिन दानिश अबरार जी पर और विधायक इंदिरा मीणा पर सीधी सीधी उंगलियां उठ रही हैं। आपके परिक्षेत्र से यह अवैध खनन हो रहा है, आपके यहां होकर के प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजर रही हैं, आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आपने आंखें बंद कर रखी हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं विधायक इंदिरा मीणा से, मैम आपके नाम से गाड़ियां निकल रही हैं, आपके नाम से ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकल रही हैं, और यह बात आप भी जानती हो, ठीक है, साफ कह रहा हूं इस चीज को। दानिश अबरार और इंदिरा मीणा को तो ले लिया भाई, हां बिल्कुल। पांचना बांध का पानी ऐसे थोड़ी खुलेगा सर, कैसी बात कर दी आपने, इतना आसान है पांचना का पानी खुलना? ये तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया। अब सारी अदालतें, सारी चीजें दरकिनार कर दी गई हैं। इसको लेकर के कल एडीआरएम जो है रघुवीर जी, उनको लाइव लूंगा मैं, जरूर बिल्कुल लूंगा। आज लेता अगर मैं स्टूडियो से लाइव करता तो। लेकिन चलते हैं आगे, और आज की जो खबरें हैं उन पर मैं थोड़ा सा ध्यान आपका चाहूंगा। देश में थोड़ा बेचैन करने वाली खबर है, लोकसभा में आज विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर फिर हंगामा किया। कितने बेवकूफ हैं कि एक भी दिन संसद को नहीं चलने दे रहे और बार बार वही चीन का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब बॉर्डर पर सेना पिट रही है, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह का बयान देने के लिए। सेना का वीडियो सबको पता है और आप एक ही मुद्दे को लेकर के बैठे हैं। अरे साहब चीन लगातार घुस रहा है, अरे साहब चीन। इतनी कमजोर नहीं है भारतीय सेना, इतनी कमजोर नहीं है जितना कमजोर आप साबित करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। संसद को चलने दो, नए कानून नए बिल आने दो, चर्चा होने दो, वरना दुनिया हंसती है आप पर कि लोकसभा में क्या चल रहा है। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो आप लोग, हंगामा करते हो आप लोग रोजाना, और जनता की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, प्रश्न हैं, सवाल हैं, वो आप हल ही नहीं कर पाते हो संसद में, और बार बार वही मुद्दा लेकर के आ रहे हो। लेकिन फिर भी चीन के मुद्दे पर जहां विपक्ष ने हंगामा किया, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोरोना की स्थिति स्पष्ट की है कि भारत में इस समय क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में वायरस ने कई रूप बदले हैं, अलग अलग वेरिएंट आए हैं, लेकिन और ये सेहत के लिए खतरा है। इस वक्त 153 केस प्रतिदिन भारत में आ रहे हैं। कोरोना के 153 केस जो हैं वो प्रतिदिन भारत में आ रहे हैं, जबकि दुनिया की बात करें तो 5.87 यानी 5,87,000 केस पूरी दुनिया में रोज आ रहे हैं। नए वेरिएंट आने से चिंता बढ़ी है। BF1 ये नया वेरिएंट है कोरोना का, इससे चिंता जरूर बढ़ी है। इस पर एनालिसिस किया जा रहा है। भारत में 220 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 90% आबादी जो है उसको टीका लग चुका है। आने वाले दिनों में नई गाइडलाइन जारी होगी और राज्यों को भी इसके लिए एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी विशेषज्ञों के साथ में बैठक की है और हो सकता है जब मैं ये खबर आपको सुना रहा हूं तब तक कोई ना कोई जो है नई गाइडलाइन जारी हो चुकी होगी। बिल्कुल आज से ही नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी और नहीं हुई है तो होगी, और अगर हो सकता है कि हो चुकी हो, ये निश्चित बात है, क्योंकि डर, एहतियात, सुरक्षा बिल्कुल बनती है, वो करना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं इसके अलावा आने वाले दिनों में आज पीएम ने सहित कई सांसद जो हैं वो मास्क लगा करके संसद में गए थे। पहली बार काफी दिनों बाद में ये देखने को मिला है कि संसद में आज प्रधानमंत्री मोदी ने
लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने, राज्यसभा के जो स्पीकर हैं धनखड़ साहब उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने आज मास्क का प्रयोग किया है, जिसको हम भूल चुके थे। तो धीरे धीरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जनवरी आ रही है, फरवरी आ रही है और हम वापस उसी दौर में लौट रहे हों। लेकिन भारत के लिए डराने की या चिंता की बात इसलिए नहीं है, वी ऑल आर वैक्सीनेट। 90% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट है। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है हमारे सामने। और दूसरी बात कि दूसरी तरफ चीन में मामले लगातार डराने वाले आ रहे हैं और विशेषज्ञों ने कहा कि अगले कुछ महीने में 21 लाख मौतों का आंकड़ा चीन पार कर सकता है। वो पहले फेज से ही बाहर नहीं निकला और उसने जो दवाइयां बनाई है ना वो भी टाटा फिस हो गई। पाकिस्तान को भेजी थी उसने, पाकिस्तान ने मना कर दी, साहब आपकी दवाई ज्यादा काम कर है ही नहीं है, कारगर। चीन अभी भी कोरोना के फर्स्ट फेज से ही लड़ रहा है। शेयर करते चलो सर, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए। आज 200 से ऊपर पहुंचा दो यार, इतनी कोशिश तो करो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यह है कि चीन में स्थिति भयावह है और अगले कुछ माह में 21 लाख से ज्यादा मौतों का आशंका है। वहीं पीएम ने कोरोना अलर्ट के बीच में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई। आज बैठक में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे और दिल्ली एम्स ने नियम निकाल दिया है, आज से दिल्ली एम्स में मास्क जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा 8 राज्यों में भी आज मीटिंग की है गृह मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने, जो है राज्यों के, उन्होंने मीटिंग की है कि आगे हमको किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। चीन में मिले वेरिएंट BF1 के 4 केस भारत में भी मिले हैं। बिल्कुल, और वही एक डराने वाली बात है। इनके गुनाबत जी कह रहे हैं कोरोना नहीं है, WHO ने। बड़े भाई आप किस तरह की सोच के साथ बातें करते हो? भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही थी, अब तो अंतिम चरण में। अगर सरकार को रोकनी होती तो पहले ही रोक देते ना। हर चीज को राजनीति से जोड़ करके मत देखो, ये मेरा निवेदन है। हम बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमको सेंसिटिविटी, गंभीरता जो है विषयों की वो समझनी पड़ेगी, बिल्कुल समझनी पड़ेगी। अगर सेफ्टी का कोई इशू है, लोगों की जान का कोई इशू है तो कोई बुराई नहीं है, बाद में शुरू कर देना भाई, बाद में शुरू कर देना। 2 साल वो जो दर्द हमने झेला है ना वो आज तक नहीं भूला हिंदुस्तान। तो ये मत कहो आप, हर चीज को राजनीति से मत जोड़ो कि साहब तो वो भारत जोड़ो यात्रा रोकनी थी इसलिए। 3000 किलोमीटर से ज्यादा का तो सफर वो तय कर चुकी है, खींच करके 700 किलोमीटर का सफर और बचा है। रोकना होता तो वो पहले ही रोक देते। ऐसा कुछ नहीं है और अभी कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं हुई है, यह भी मैं आपको बता दूं। रोकना उद्देश्य नहीं है, लेकिन कल स्वास्थ्य मंत्री ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखी है कि सर ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो, एक सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाएं, मास्क लगा करके रहें, गाइडलाइन का पालन कर लें, तो अच्छी बात है, राजनीति नहीं। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। सरकार ने राहुल गांधी को भी पत्र लिखा था और जवाब यह आया कि भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी, सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं और यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल जी, आपकी यात्रा से किसी को कोई एतराज नहीं है। हो सकता है विपक्षी पार्टी को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को या और किसी को हो, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन मैं ये कह सकता हूं आपकी यात्रा को अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, आपकी यात्रा से किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों की जान के साथ में, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द हो गए सर, 2 साल तक दुनिया चौक होकर के रह गई, तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा उससे बड़ी नहीं है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लगेगा तो सबके लिए लगेगा, नहीं लगेगा तो किसी के लिए नहीं लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और वहीं जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हर यात्री वैक्सीनेट है, ये दावा किया है उन्होंने। अच्छी बात है अगर वैक्सीनेट है तो। भारत सरकार के उपक्रम NPPA जो दवाइयों की रेट तय करता है, उसने आज 119 दवाओं की कीमत तय कर दी है। और आपको मैं बता दूं, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन, इनको सस्ता कर दिया गया है। साल में 5वीं बार ऐसा हुआ है जब ये जरूरी जो दवाइयां हैं इनको सरकार ने सस्ता कर दिया है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों की जो दवा है वो भी अब 40% सस्ती कर दी है केंद्र सरकार ने, ताकि आके जाकर के जनता को कोई परेशानी ना हो और जनता को दवाइयां समय पर उपलब्ध हो सकें कम कीमत पर। शेयर करते चलो सर प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आज बहुत मजा आने वाला है आपको खबरों में और बहुत बेबाक तरीके से आपको खबरें बताने वाला हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें बिल्कुल हम शामिल करने लगे हैं। तो खेल की खबरों में मीरपुर टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश की टीम 227 रन पर सिमट गई।
दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 19 रन बना लिए हैं और केएल राहुल जो कप्तानी के लिए जिनको लेकर के असमंजस की स्थिति है कि साहब फिट होंगे या नहीं होंगे, वो फिट पाए गए और आज उन्होंने ओपनिंग की है शुभमन गिल के साथ में और 19 रन भारत ने अंतिम दिन का जो खेल खत्म हुआ, पहले दिन का जो खेल खत्म हुआ तब तक 19 रन भारत ने बना लिए थे। हालांकि ऋषभ पंत और सिराज ने आज 2 महत्वपूर्ण कैच भी छोड़े जो बड़े आसान थे। आज एक खबर आई थी और हमने भी ब्रेकिंग लगाई थी 3:05 पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट उन्होंने एक किया था और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये कहा था कि साहब कोरोना के मामलों को देखते हुए जो है अब भाजपा की जो जन आक्रोश यात्रा है, रैली है, उसको हम स्थगित कर रहे हैं। हमने भी वो ब्रेकिंग लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 घंटे बाद ही अपना ये जो मामला है, ये जो आदेश है, इसको रद्द कर दिया और फिर 5:30 बजे के बाद में नई गाइडलाइन आई है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है और जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है, एडवाइजरी जारी नहीं होती, तब तक भारत जोड़ो यात्रा जन आक्रोश यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी की वो जारी रहेगी 16 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक ये यात्रा जो है वो चलेगी। बढ़िया बात है साहब, पहले भी आप ही ने आदेश दिया, पहले भी ब्रेकिंग आप ही ने लगवाई, अभी भी ब्रेकिंग हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। और प्रदेश में घने कोहरे के साथ में अब सर्दी का सितम जारी हो चुका है। गलन और ठिठुरन थोड़ी सी अब महसूस होने लगी है। शाम को जब मैं स्टूडियो आ रहा था बाइक से तो बिल्कुल गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि 2 दिन से शीतलहर चल रही है। उत्तरी भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, स्पेशली राजस्थान में। और अब सर्दी थोड़ी सी बढ़ने लगी है, 2 दिन से सर्द हवाएं ज्यादा चल रही हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज कोहरा आज देखने को मिला है। माउंट आबू में चौथी बार, इस सीजन में चौथी बार पारा 0 से नीचे गया है और सर्दी पड़नी भी चाहिए। लोग भी इंतजार कर रहे हैं, किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्दी नहीं पड़ेगी ना तो फिर इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा फसलों पर, तो वो ज्यादा जरूरी है। और अधिकांश शहरों में सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग के अनुसार जनवरी की शुरुआत तक 1-2 हफ्ते तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और सर्दी का सितम जो है वो जनवरी के मिडिल तक देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें, स्पेशली बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल ज्यादा रखें। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी सासू जी यानी रॉबर्ट वाड्रा की मां मोरिना वाड्रा को जोधपुर हाई कोर्ट से आज एक झटका लगा है। दरअसल एक केस चल रहा था 2018 का जमीन खरीद फरोख्त का बीकानेर में। इनकी एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी, उन्होंने फर्जी तरीके से जमीनें खरीदी थी और वो केस 2018 से चल रहा है। इसको लेकर के आज जोधपुर हाई कोर्ट ने इनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया और कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर फिलहाल 2 हफ्ते तक रोक लगा दी है। और आगे देखते हैं, यानी उम्मीद यह है कि शायद 2 हफ्ते बाद में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। औने पौने दामों पर यह जमीन खरीदी थी उन्होंने किसी एनजीओ के नाम से। और राजस्थान सरकार कितनी तैयार है कोविड को लेकर के, यह भी तो देखना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की जो सरकार है, चलिए साहब कांग्रेस तो ये कह रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं है, ये तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का हथकंडा है, हो सकता है आपका मानना है, लेकिन क्या राजस्थान सरकार कोविड से निपटने के लिए तैयार है? क्या उनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं? इसका जब विश्लेषण आज किया तो पता लगा कि विदेशों से जितनी भी फ्लाइट आती है और उनके यात्री आते हैं, एक तो उनकी जांच अब नहीं हो रही है एयरपोर्ट पर, बिल्कुल बंद कर दिया सर ये। अब एयरपोर्ट पर कोई जांच जो है वो नहीं हो रही है, एक बात। दूसरी बात कि लोग अब टीका भी नहीं लगवा रहे हैं। पहले कह रहे थे सब टीका लगवाओ, ज्यादा से ज्यादा जो प्रिकॉशन है वो लगवाओ, लेकिन अभी की जो कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक ये है कि लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। लोगों ने लगभग टीकाकरण करवाना बंद कर दिया। तो ये रियलिस्टिक है, बिल्कुल धरातल पर जो चल रही है ना कोविड को लेकर के राजस्थान में, वो बिल्कुल सही है। हम कहां लगवा रहे हैं टीका बताइए? 2 डोज लगवा दी, उसके बाद में शायद ही बूस्टर डोज किसी ने लगवाई हो, बहुत कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, तो टीकाकरण बंद हो गया। और
वैक्सीनेशन की जो साइट पहले 5,000 चला करती थी वो घट करके सिर्फ 1,200 और 1,300 पर आ गई है, इसलिए सरकार ने वो साइट भी बंद कर दी। वैक्सीनेशन वाली जो साइट है पहले चला करती थी वो बंद हो गई। और अभी की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में रोजाना सिर्फ 4,000 टेस्टिंग हो रही है। 4,000 टेस्टिंग प्रतिदिन राजस्थान में की जा रही है। और इस समय 52 एक्टिव केस हैं राजस्थान में, 52 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। और कल चिकित्सा सचिव जो है वो बैठक लेंगे सर, इसी को लेकर के बड़ी बैठक होने वाली है और कल इसको लेकर के बैठक लेंगे। अच्छी बात है, जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। इसके अलावा जो मौजूदा स्थिति है उसका भी वो आकलन करेंगे। आज की गाइडलाइन में सैंपलिंग एंड वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान दिया है। हाँ रोहित भाई, सरकार ने बिल्कुल एडवाइजरी जारी कर दी है इसको लेकर के, और ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा एक तो अब सैंपलिंग करवाओ, है ना, जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाओ। दूसरी बात, जो बाहर से फ्लाइट आ रही हैं, है ना, जो उड़ान आ रही हैं और बाहर से जो विदेशी यात्री आ रहे हैं, उनका जो टेस्टिंग का पहले मामला चलता था वो वापस जारी करें, शुरू करें उसको। और 5 करोड़ 8 लाख लोग जो हैं राजस्थान के वो वैक्सीनेट हैं। 7-8 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 करोड़ लोग जो हैं, 5 करोड़ 8 लाख लोग हैं वही वैक्सीनेट हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। तो ये राजस्थान की स्थिति है। और बाकी आपको मैं बता दूं, अगर सरकार गौर करेगी और सरकार को लगता है कि वाकई में इस राजस्थान में कोई सरकार है जो काम कर रही है, तो अपने विधायकों को फील्ड में भेजो, हॉस्पिटलों की जांच करवाओ, पीएमओ, सीएमएचओ, बीसीएमएचओ, इनसे बात करो कि साहब आपकी स्थिति क्या है। उस समय तो आनंद फानंद में बहुत सारे ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए थे, अलग से आईसीयू स्थापित कर दिए गए थे, नए बेड लगा दिए गए थे। आज उनकी स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, ऑक्सीमीटर की स्थिति क्या है, देखो ना, करो ना जांच। करोड़ों रुपए खर्च किए, सबने अपने अपने हिसाब से, सामाजिक संगठनों ने, भामाशाहों ने खूब पैसा दिया है आपको। कहां गए वो पैसे, कितनी बर्बादी हो गई, कितनी एम्बुलेंस है आपकी जो चालू है, इसका आंकड़ा दे दो आप। पूरे राजस्थान का छोड़ो, सिर्फ सवाई माधोपुर का आंकड़ा देकर के बता दो मीडिया को कि आपकी कितनी एम्बुलेंस थी जिनको आपने करोड़ों रुपए खर्च करके और अलग अलग गांवों में, अलग अलग पीएससी और सीएचसीओ में लगाया था। आज उनमें से कितनी एम्बुलेंस ऐसी है जो एक्टिव कंडीशन में। कहां है पिलोदा की एम्बुलेंस, उद्घाटन करा था, हरी झंडी दिखाई थी आपने, कितने किलोमीटर चली है अब तक। आप पे ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो पाई, पड़ी पड़ी खटारा हो गई हैं। जाकर के देख लेना कभी। 4 बार तो ये सवाल मैं कर चुका हूं विधायक महोदय से, जिनका आज तक जवाब नहीं मिला मुझे कि साहब ये जो उस समय एम्बुलेंस दी थी, है ना, खजाना लुटाया था आप लोगों ने, कि देखो साहब विधायक का और सांसद का दिल कितना बड़ा है। कभी जाकर के मालूम कर लेते कि जितना हमने पैसा खर्च किया उसका इंपैक्ट या उसका रिवाइज हमको क्या मिला है। बंद पड़ी है। ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या स्थिति है, आईसीयू के बेडों की क्या स्थिति है, देखना पड़ेगा आपको। ऐसे थोड़ी कि साहब जनता के पैसे हैं और उनकी बर्बादी चलती रहेगी ऐसे ही। शेयर करते चलो सर। बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, अभी बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, और बड़े हक से कहता हूं मैं आपसे ये बातें, क्योंकि आपके और मेरे बीच के जो संबंध है ना, वो एज ए रिपोर्टर कम है। मैं अपनी जनता से सीधा जुड़ना चाहता हूं, और जनता की बातें जो है ना, ये गूंगी बहरी सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों की तो ये सुनते नहीं है, कम से कम मीडिया के माध्यम से ही सुन लें तो बहुत अच्छी बात है। जनता चाहती क्या है, कोई हमारी सुन ले, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती जनता। काम करना नहीं करना वो तो सबको पता है कि आपकी कितनी मोटी चमड़ी है और आप करोगे कि नहीं करोगे, वो तो सब पता है। लेकिन जनता सिर्फ इतना चाहती है कि साहब अब हम हमारी सुन लो, एक बार हमारा दर्द, हमारी तकलीफ जो है ना, उसको महसूस करके देखो, तो वो चीज है। और आगामी चुनावों को देखते हुए सीएम गहलोत का पूरा फोकस है आगामी बजट पर, जो जनवरी में पास होगा। पिछला बजट जो था वो पूरी तरीके से किसानों को समर्पित किया था सीएम गहलोत ने। इस बार का जो बजट है वो पहले ही कह चुके हैं कि ये बजट जो है वो पूरी तरीके से युवाओं पर केंद्रित होगा, बेरोजगारों पर केंद्रित होगा। अच्छी बात, किसानों के लिए अलग से बजट आएगा। दूसरी बात, हाँ, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसमें अब किसानों का जो बजट है, कृषकों का जो बजट है, वो अलग से पेश होता है। ठीक है, आना चाहिए, दूसरी बार आएगा। और लोक लुभावने वादे भी किए जाएंगे चुनावों को देखते हुए। यानी आगामी जो बजट है वो आम आदमी का बजट नहीं होगा, चुनावी बजट होगा।
चुनावी बजट होगा, हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की है मुख्यमंत्री गहलोत ने, उसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक और खेलेंगे सीएम गहलोत, और वो खेलेंगे किसानों को मासिक पेंशन का। जैसे 6,000 किसान सम्मान निधि योजना केंद्र दे रहा है, उसी तरीके से एक मासिक पेंशन की योजना राज्य सरकार भी लेकर के आ सकती है बजट में। इसमें टर्म एंड कंडीशंस ये रहेंगी कि साहब 60 साल से ऊपर का जो किसान है उसी को ये पेंशन मिलेगी हर महीने, और इसको उसी में किसान सम्मान निधि योजना में ही मर्ज किया जाएगा। और राजस्थान सरकार जो है 3,000 रुपए और किसान को मासिक पेंशन दे सकती है। इसके बिल्कुल पुख्ता जानकारी हमारे पास है कि आने वाले दिनों में ये जो बजट है इसमें इन चीजों का प्रावधान सरकार कर सकती है, और 40 से 45 लाख जो किसान हैं वो इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि जिनकी औसत आयु 60 वर्ष से ऊपर है उन्हीं को शामिल इसमें किया जाएगा, और उन्हीं के नाम अगर जमाबंदी है तो वही शामिल होंगे। तो उनकी जो तादाद है वो 40 से 45 लाख है। और 3,000 रुपए की जो सुगबुगाहट है वो हमारे सुनने में आ रही है कि सरकार 3,000 रुपए जो है वो मासिक पेंशन इनको दे सकती है। बहुत अच्छी बात है। कहां से दोगे, कहां से दोगे, इसका विश्लेषण भी हमारे विशेषज्ञों ने किया है। मैंने सवाल किए थे कुछ लोगों से इसको लेकर के जो एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के। उनका कहना है अगर सरकार ने कर्जा लिया, लोन लिया, तो राजस्थान जाएगा गड्ढे में, और अगर सरकार अपने रिसोर्सेज से पैसा देती है तो इस पर सरकार का जो खर्चा आएगा ना प्रति वर्ष, वो आएगा लगभग 15 अरब रुपए का। 15 अरब रुपए सरकार को खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप किसानों को यह पेंशन 3,000 रुपए की दे पाओगे। अगर सरकार ने लोन लिया या कर्जा लिया तो स्थिति राजस्थान की और भी खराब हो जाएगी। आगे बढ़े। शेयर कम कर रहे हो, बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मेरे को। हाँ बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं, बहुत कम लोग मुझे नजर आ रहे हैं अभी, और मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे नहीं, मैं वहां पहुंचाना चाह रहा था आपको कि आप उस डिजिट में पहुंचे, और आप कम होते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे। कारण क्या है आई डोंट नो। एफबी पर लाइव है, यूट्यूब पर नहीं है आज। प्रदेश में बिजली संकट बिल्कुल बरकरार है, कोयला है ही नहीं, और सरकार ने भी मान लिया। बड़ी बैठक हुई, सीएम गहलोत भी बैठक में शामिल हुए और नई गाइडलाइन जारी कर दी। कोरोना की हुई नहीं, उससे पहले तो बिजली संकट की जो गाइडलाइन है ना वो जारी हो गई प्रदेश के लिए। अब क्षेत्रवार बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। गांव हो, शहर हो, नगर पालिका हो, संभाग हो, जिला हो, सब पर कटौती होगी और आपको झेलनी पड़ेगी। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो शेड्यूल जारी हुआ है ना उस शेड्यूल को नोट कर लेना। मेरी रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से कि जो शेड्यूल जारी किया ना सरकार ने, उस शेड्यूल को नोट कर लेना, और फिर उसके बाद में आप और हम मिलकर के बिजली विभाग से और इस सरकार से ये पूछेंगे कि साहब ये आपका शेड्यूल था और कटौती कितनी हुई है। ये हमारा शेड्यूल है, ये हमारा शेड्यूल है। जो सरकार ने शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक मैं बता देता हूं आपको कि नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में 1 घंटे कटौती होगी। 24 घंटे में से 1 घंटे नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। नोट कर लो। जिला मुख्यालयों पर भी 1 घंटे कटौती होगी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। ठीक है, मंजूर है साहब, और 2 घंटे कर दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 1 घंटे का ये शेड्यूल हुआ। औद्योगिक क्षेत्र जो है, रिको इंडस्ट्रीज एरिया है या बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां शाम को 5 बजे से और 8 बजे तक यानी 3 घंटे की कटौती होगी। यह भी शेड्यूल जारी कर दिया है। और साथ ही सीएम गहलोत ने यह कहा है कि चाहे कहीं से भी लाइट की कटौती करनी पड़े, लेकिन किसानों को ब्लॉक के हिसाब से पूरी लाइट मिलेगी, 100% मिलेगी, यह सुनिश्चित कर लो। किसान को परेशानी नहीं आनी चाहिए, यह कहना है सीएम गहलोत का। बहुत अच्छी बात है। किसान बिल्कुल अन्नदाता है, उसकी समस्या का समाधान पहले होना चाहिए, और उसको अगर आप पूरी लाइट देते हैं, पूरी बिजली देते हैं, सिंचाई का उसका पूरा प्रबंध करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपने जो शेड्यूल जारी किया कि नगर पालिका क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 1 घंटे कटौती करेंगे, जिला मुख्यालय पर आप 1 घंटे कटौती करेंगे, संभागीय स्तर पर कोई कटौती नहीं होगी।
मैं आपको लिख करके दे रहा हूं सर, मेंटेनेंस के नाम पर आप 6 घंटे से ज्यादा कटौती कर रहे हो। मेंटेनेंस के नाम पर आपका विभाग 6 घंटे से ज्यादा कटौती कर रहा है। आप स्वीकार करो या नहीं करो, ग्रामीण क्षेत्र में रात को 9 बजे और 10 बजे सिंगल फेस लाइट काट दी जाती है और सुबह 6 बजे और 7 बजे सप्लाई चालू होती है। यह कौन सी कटौती है? यह कौन सी कटौती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और यह तो चल रहा है प्रैक्टिकल में। यह तो चल रहा है प्रैक्टिकल में। और कभी बिजली विभाग से आप पूछोगे ना सर कटौती, नो नो नो, कोई कटौती नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये तो केवल मेंटेनेंस के नाम पर काटा जाता है। शर्म नहीं आती आपको? पूरे साल मेंटेनेंस करते हो। मीडिया में 4 लाइनें निकाल करके रख दी, कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक लाइट बंद रहेगी। शर्म नहीं आ रही आपको? रोज मेंटेनेंस करते हो। सामान आपके पास है नहीं, पब्लिक को देने के लिए रोजाना मेंटेनेंस कर रहे हो। झूठ मत बोलो, सच्चाई मत छुपाओ जनता से। बेवकूफ नहीं है ये जनता, झूठ पर झूठ आप बोलते आ रहे हो। 3 महीने से आपके पास में उपभोक्ताओं के लिए आर्म्ड केबल नहीं है, पोल नहीं है, तार नहीं है। डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद भी दर दर की ठोकर खा रहा है उपभोक्ता कनेक्शन करवाने के लिए, और फिर भी उपभोक्ता को चोर बता रहे हो आप। क्या करेगा वो? 3 महीने तक अंधेरे में रहेगा? अंधेरे में रहेगा क्या? आप बीसीआर भरने में नहीं चूकते। पकड़ो, खींचो, जितना निचोड़ सकते हो, जितना खून निचोड़ सकते हो निचोड़ लो उपभोक्ता का। ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। कोई सी भी सरकार हो, इतनी अंधेरगर्दी मत मचाओ साहब। आप ही का आदेश है, मैं तो पढ़ रहा हूं। 1 घंटे की बताइए आपने कटौती, ठीक है साहब, कल से देख लेंगे और परसों से देख लेंगे। 1 घंटे ही तो करोगे, ज्यादा तो नहीं करोगे। और अगर ज्यादा हुई तो इसका जवाब कौन देगा? किसान को 6 घंटे का ब्लॉक आपने कराया जो पहले 8 घंटे चला करता था। अगर 6 घंटे में कटौती हो गई तो बताइए, सामान कहां है आपके बिजली विभाग के पास में? और बीसीआर भरना अभी भी आपने नहीं छोड़ा है ना। बिल वसूली के नाम पर मान लीजिए 2 उपभोक्ताओं ने बिल, आज तलावड़ा से आया मेरे पास मैटर, और जो जयन साहब है ना, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, सर सरकारी सिम में फोन उठाना जरूरी है। फोन उठाना जरूरी है। आज पूरे दिन भर मैंने आपको कॉल किए हैं और आपने फोन नहीं उठाया है, जबकि आपकी सरकारी सिम पर मैंने कॉल किया था। 2 उपभोक्ताओं पर, 4 उपभोक्ताओं पर आपके पैसे बकाया हैं। आपने साहब सबकी बिजली काट करके बंद कर दी, और जिन्होंने बिल जमा करा दिया उनका उपभोक्ताओं ने मुझसे कहा है साहब यूं कह रहे हैं अलग डीपी रख लो, 80,000 रुपए जमा करा दो। साफ कह रहा हूं, मैसेज है मेरे पास में, और आज आपने फोन नहीं उठाया है। जो भी जयन महोदय यहां नए लगे हैं तलावड़ा फीडर पे, मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे दिन मैंने आज उनको फोन किए हैं, उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। परेशान मत करो, जान मत निकालो आप उपभोक्ता की। दूसरी तरफ बड़े वादे कर रहे हो आप, 50 यूनिट तक फ्री है साहब, मत दो आप हमको फ्री, पैसे ले लो, आप तो लाइट पूरी दे दो। और ये जो चिंदी चोरी कर रहे हो ना आप, चंदा उगाई, इसको बंद कर दो। वास्तविक प्रैक्टिकल जाकर के धरातल पर देखो क्या परेशानी आ रही है, क्यों लोग बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं, और जो उन्होंने जमा करवा दिया उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं, इन पर गौर करो। एक ही आदेश पर एंटिन देन केल वो मत करो कि साहब निब तोड़ दी, फांसी की सजा सुना दी। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। जनता जब सड़कों पर उतरेगी ना तो जवाब देना मुश्किल कर देगी आपको, और ये कड़वा सच है जो शायद आप नहीं जान रहे हो। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाला, संजीवनी, आदर्श, पीएसीएल, केपीसीएल, बहुत सारे दर्शक मुझे मैसेज करते हैं अजय जी चिटफंड कंपनियों का क्या होगा। आज इसको लेकर के हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को, और 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। लोगों के पैसे रिफंड करने को लेकर के 6 सप्ताह का टाइम दिया है केंद्र सरकार को, कि ये जो घोटाले हुए और इनमें जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया है उनके पैसे को रिफंड करने के लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। 6 हफ्ते का टाइम दिया है। उम्मीद पे दुनिया कायम है भैया, हमारा पैसा था हमने जमा करवा दिया, छोटी छोटी बचत करके। आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली क्या करती है, किस्तों में अपनी खुशियां चुराती हैं सर, और किस्तें ही लेकर के कोई भाग गया नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे, तो क्या करें बताओ।
ठीक है, तो ये एक गंदा मजाक जरूर हुआ है। हाँ, कल पूरे दिन रात नालीला पंचायत में बिजली रही, अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया। हाँ, नहीं उठाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करौली की। करौली जिले से क्या कुछ खबरें हैं, तो सरकारी कॉलेज करौली की 55 छात्राओं को आज देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और कालीबाई भील योजना में स्कूटियों का वितरण किया गया। छात्राओं को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बीमा के जो कागजात हैं उन सहित चाबियां थमाई विधायक लाखन सिंह जी ने। विधायक लाखन सिंह जी ने, कमी सुनने को मिलता है ना। रमेश जी तो एक्टिव हैं, वो तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं। विधायक लाखन सिंह जी करौली में आए। हाँ जी, देखिए साहब, हमने तो बहुत लंबे टाइम बाद में, लेकिन सरकार के 4 साल पूरे हो गए, अब हो अल्लाह करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। 4 साल में इतना कर दिया साहब हमने, हमारी सरकार ने। कभी जाकर नगर परिषद करौली का हाल देख लेते, शर्म से गर्दन झुक जाएगी लाखन जी, शर्म से गर्दन झुक जाएगी जब नगर परिषद करौली का हाल देखोगे ना। किस तरह की जिंदगी वहां के लोग जी रहे हैं, कहां है तुम्हारे सभापति, कहां है तुम्हारे आयुक्त, और किस तरीके का काम नगर परिषद गंगापुर में चल रहा है, कभी जाकर के देख लेना। वास्तविक पता लग जाएगी 4 साल में आपने क्या हासिल किया है और क्या मिला है करौली की जनता को। झूठ, फरेब और धोखे के अलावा, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया आपने, ठीक है। और बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं, आप भी सुन रहे हो और मंत्री रमेश मीणा भी सुन रहे हैं। और हेडिंग क्या आती है, जन सुनवाई की। काय की जन सुनवाई कर रहे हो आप? जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे आप, आपके सभापति का पता नहीं है आपको। सीवरेज ओवरफ्लो हो रही है करौली में, गंदगी और मलबा बाहर निकल करके बाहर आ रहा है, ठीक है, और यह कंडीशन हो रही है। और आप फीते काट रहे हो, सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान कर रहे हो। करो, कोई गुरेज नहीं है हमको, लेकिन मौजूदा हालात तो देख लो जाकर के करौली में। वहां की जनता ने चुना था आपको, बहुत कम मीडिया में नजर आते हो। आज पता नहीं बहुत लंबे समय बाद में आइए। सर आपको कुछ कमेंट तो दिखाई नहीं दे रहे, आप देख ही नहीं। ताराचंद जी को लाइव लेने का कष्ट करें। अभिषेक भाई या जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे एक बात मैं कह देता हूं सर, ये चैनल है, न्यूज चैनल है और घर की खेती नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले पूरे दिन भर उसकी योजना और प्लानिंग बनाई जाती है। किसको लाइव लेना है, कैसे लाइव लेना है, किस मुद्दे पर हमको बात करनी है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसके स्टैटिक्स, उसके आंकड़े क्या हैं, सारी चीजें निकालनी पड़ती है। बहुत बार आप लोग कहते हैं अजय जी आज इसको लाइव ले लो, आज इसको लाइव ले लो। मुद्दे बहुत होते हैं सर, हमारे लिए सिर्फ एक शहर एक गांव का ही मुद्दा नहीं है। एक बड़ा चैनल है तो बड़े ही मुद्दे हमको उठाने पड़ते हैं, अलग अलग मुद्दे उठाने पड़ते हैं, सब लोगों के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात है सर, एक ऐसा चैनल आपको मिल रहा है कि जहां आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, आप अपनी बातें, अपने विचार व्यक्त करते हैं। नेशनल चैनलों पर जो वो दिखा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, कहने सुनने का आपको हक ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है साहब, बांटी तो है स्कूटी। चलो, जिले में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। करौली जिले में कई जगह हल्के बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं चली हैं। सुबह 10 बजे तक कोहरे का प्रकोप रहा जिला मुख्यालय पर। 2 दिन पहले तापमान 27 डिग्री था, लेकिन जो घट करके अब 24 डिग्री पर आ गया है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है करौली में। करौली नगर परिषद का हाल आज हमारे जो संवाददाता राघवेंद्र जी उन्होंने दिखाया। क्या कहने साहब, बल्ले बल्ले हो रही है, ना कोई कहने सुनने वाला है, ना कोई ध्यान देने वाला है। सरकारें फीता काटने में लगी हुई हैं, विधायक साहब यदा कदा आ जाते हैं, बाकी पूरा हाथ है गहलोत जी का उनके ऊपर, मगर हाथ ये बस, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आज प्रदर्शनी लगाई गई थी, सरकार के 4 साल की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को दिखाई गई थी। और एक वीडियो और वायरल होने का एक मामला आया था, एफआईआर का मामला है दिसंबर माह का। ये कौन सा वीडियो है भाई, वायरल एफआईआर का मामला दिसंबर माह का। चलो इस पर थोड़ा सा मैं गौर करूंगा कि ये कहाँ का मामला है और क्या मामला है, ठीक है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। करौली की बातों में एक बात और है, पाचना को लेकर के अभी स्थिति यथावत बनी हुई है। पाचना पर पहले भी पहरा था, पाचना पर आज भी पहरा है। प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बनकर के बैठा हुआ है। एक शब्द अभी तक, एक बयान, एक वर्जन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इसको लेकर के नहीं आया है। वो लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं।
बोले साहब ये कोई बांध थोड़ी था, ये तो बाढ़ रोकने का शुरुआत हुई थी, तो ये नहरें यूं ही बनाई थी? बाढ़ ही रोकनी थी तो ये नहरें क्यों बनाई? कैसी बचकानी बातें आप लोग कर रहे हैं। पहले साहब इनको पानी दो, आज तक मुआवजा नहीं मिला, 16 साल से आपको कोई बातें याद ही नहीं आई। लेकिन भाई बात है साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या करें। बैठे हैं वो लोग। अदालत का टाइम जो निकल रहा है, क्राइटेरिया जो टाइम है वो 5-6 दिन और रहे। देखते हैं प्रशासन इसको लेकर के क्या करता है। कल एडीआरएम जी को लाइव जरूर लूंगा मैं, ताकि विस्तार से उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और सवाई माधोपुर में सभापति की कुर्सी पर बवाल जारी है। देखो तुम कितनी शर्मिंदगी की बात है इस देश में। कहते ना, एक देश एक कानून बनना चाहिए, एक संविधान तो एक ही विधान होना चाहिए। एक सभापति जो 2-2.5 महीने से रिश्वत के आरोप में जेल में बंद था, उसको बर्खास्त नहीं किया गया, उसकी जमानत हो गई। होनी थी जमानत तो होनी थी, उसकी जमानत हो गई। और ताज्जुब की बात यह है कि वो वापस उसी सभापति की कुर्सी पर बैठेगा एक व्यक्ति जिसको रंगे हाथों एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा है। पहली बात तो उसको ही शर्म से मर जाना चाहिए था, और वो वापस सभापति की कुर्सी पर बैठेगा। और इसको लेकर के वहां के जो भाजपा के पार्षद हैं वो अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब हम बैठने नहीं देंगे सभापति को कुर्सी पर। एक नौकरी के लिए 3-3 जगह पुलिस वेरिफिकेशन होता है। चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं, जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, बीट अधिकारी जाता है, कांस्टेबल को 1000-1200 रुपए दो, तब वो आपके चरित्र का वेरिफिकेशन करता है, तब जाकर के सरकारी नौकरी लगती है। और इनकी बल्ले बल्ले है, इनकी बल्ले बल्ले है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जेल से भी अंदर से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब सारी सेटिंग, सारी साठगांठ। मैं ये कह रहा हूं, सरकार जब इतना बजट बढ़ा रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, ये सरकारी खर्चे कम क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं करते हो? ये सांसदों के और विधायकों के जो खर्चे, वेतन भत्ते आपने बढ़ा रखे हैं, इनको कम क्यों नहीं करते हो आप? एक सेकंड में संसद में, एक सेकंड में विधानसभा में इनके जो वेतन भत्तों का मामला होता है ना, सर्वमत से, पूरी सहमति से पास हो जाता है। विधायकों की तनख्वाह 50,000 और बढ़ा दो, पीठ थपथपा, मेज थपथपा करके, और सर्वसम्मति से पास हो जाता है। फिर कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। अरे साहब बढ़ाओ, 15,000 रुपए मोबाइल के मिलते हैं, हम तो 399 रुपये में काम चला लिया, 239 रुपये में काम चला लिया। महाराज तुम्हारा इशू किशो मोबाइल है यार, जो 15,000 रुपये खाई जाए एक महीना का, चिकित्सा की सुविधा मिल रही है ना। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है सरकारों से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक बार इनके उसमें कटौती करो सरकारी खर्चे में। जो बॉडीगार्ड मिल रहे हैं, सुरक्षा मिल रही है, गाड़ियां मिल रही हैं, डीजल मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा है, करो ना इसमें कटौती। सरकार अपने खर्चे कम क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? सरकार को सरकारी खर्चे जो हैं अब कम करने चाहिए। इसके लिए एक नियम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ये सारा बोझ आम आदमी की जेब पे क्यों डाल रहे हो? मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे क्यों डाल रहे हो? हमारी जेब काटने में क्यों लगे हुए हो? टैक्स भी हम ही दें, योजनाओं की ऐसी तैसी भी हमारी हो, भ्रष्टाचार भी हमारी योजना में हो, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वेतन भत्ते सुविधाएं उनमें लगातार इजाफा होता रहता है। यह कंडीशन है। सरकारी खर्चे कम होने चाहिए। विधायकों के, सांसदों के, जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में सरकार कटौती करे, यह स्पष्ट मांग है हमारी, आम जनता की मांग है। करो साहब, इनमें खर्चे की कमी करो इनकी, तो इनको भी पता लगे। और गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज इंदिरा मैदान में लगने वाली प्रदर्शनी रद्द हो गई साहब। दिन भर से सारी तैयारियां थी, सारी तैयारी हो गई, खूब पैसा भी खर्च हो गया। रिजल्ट ये निकला कि साहब प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव जी नहीं आए, और पता कब चला? शाम को 3 बजे बाद। जब तक लोग भी बैठे रहे, प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे रहे, मंत्री जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, बच्चों को स्कूटी वितरण करेंगे। हुआ क्या? कुछ नहीं, रद्द हो गया साहब। प्रभारी मंत्री है, कौन क्या सवाल पूछेगा उनसे? हो गया तो हो गया रद्द। तुम्हारे पैसे गए गड्ढे में तो गए, तुम्हारा खर्चा, जो भी ताम झाम व्यवस्थाएं तुमने करी, सब गई, वो माटी में मिल गई। अब 24 दिसंबर को होगा, ठीक है ना? तो तैयारियां रखी रह गई। आज था लेकिन नहीं हो पाया। ये प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी सवाई माधोपुर में, और 19 विभागों के इसमें स्टॉल लगेंगे।
बजरी खनन और बेशरम प्रशासन और भ्रष्टाचार का बड़ा खेल कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूं। चौथका बरवाड़ा में लीगली बजरी खनन की इजाजत मिली हुई है जब कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। बनास नदी में मंगल सिंह सोलंकी को खनिज विभाग ने कुछ एरिया दिया था कि आप यहां से खनन कर सकते हैं। कहां पर? बनास नदी में, चौथका बरवाड़ा। टाइम 6 अप्रैल 2022 से 19 मई 2023 तक का दिया गया था इसको, अप्रैल से और मई 2023 तक मैं बता रहा हूं आपको। उसे टोरला और अभयपुरा में इजाजत दी गई थी कि आप यहां से बजरी खनन शुरू कर सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है वहां ना तो बजरी है टोरला में और अभयपुरा में, और दूसरी बात वहां कोई अनुमति का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि साहब यहां लीगली माइंस हो सकती है या लीगली खनन यहां से हो सकता है। पहली बात बजरी नहीं, दूसरी बात कोई बोर्ड नहीं, ठीक है ना, कोई नियम नहीं है, सारी धज्जियां उड़ी हुई हैं और वहां पानी भरा हुआ है टोरला और अभयपुरा में। तो फिर बजरी कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? जहां आपने लीज दी थी वहां से तो बजरी उपलब्ध ही नहीं हो रही इस ठेकेदार को, नहीं हो रही ना, तो फिर बजरी आ कहां से रही है? यानी जो बंद है खनन वहां से आप इनको बजरी दे रहे हो, चोरी छुपे दे रहे हो, और आपको पता है प्रशासन को बजरी आ रही है, चोरटी के साथ में आ रही है और नीचे से ऊपर तक ये गंदा खेल चल रहा है। और ये व्यक्ति है मंगल सिंह सोलंकी जो ठेकेदार है, और प्रशासन से सेटिंग है, हजारों टन बजरी रोजाना निकल रही है और ठेकेदार खुद अवैध बजरी खनन करवा रहा है, कर रहा है प्रशासन के साथ मिलकर के, और जगह जगह सड़कें टूट रही हैं क्योंकि तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजरती हैं तो उनका भी सत्यानाश हो रहा है, सड़कों का भी। ये बड़े अंदर से बात निकल करके सामने आई है मेरे आज कि साहब ठेकेदार और प्रशासन मिल भगत करके इतना बढ़िया काम चल रहा है, इतनी बढ़िया सेटिंग चल रही है, जहां खनन करना चाहिए वहां तो बजरी है नहीं, तो वहां से तो खनन होगा ही नहीं, तो फिर बजरी आ कहां से रही है? यानी किसी और स्थान से बजरी आ रही है रेगुलर। और अवैध हथियारों के खिलाफ आज कड़ी कार्रवाई की गई है सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर। 21 को रात्रि नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जब चेकिंग की गई तो खंडार की तरफ से बाइक पर सवार 3 लोग आ रहे थे, रोका, उनकी तलाशी ली, जिसमें कुलदीप मीणा रामगढ़ी से 1 देसी कट्टा और दीपक मीणा लोरवाड़ा से 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। बामनवास से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई और बड़ी अचंभित करने वाली खबर आई। दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना हुई, 2-2:30 बजे की घटना है। 3 लोग आए, 3 लड़के, और उन्होंने एक लड़के पर चाकुओं से हमला कर दिया। लेकिन व्यस्त बाजार था, लोगों ने तीनों को पकड़ करके बढ़िया तो बांधा पहले उनको और फिर बढ़िया फिटनेस बनाई उनकी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जो उसको चाकू मारा वो बारबाड़ का पुरा का रहने वाला था और 3-4 दिन पहले किसी मामले को लेकर के इनके कहासुनी हो गई थी, और उसी चक्कर में इन 3 लड़कों ने, जो कि बामनवास पट्टी कला के रहने वाले थे, इन्होंने चाकू से हमला कर दिया उस लड़के पर। हालांकि उसकी स्थिति अब ठीक है और बामनवास में प्राथमिक उपचार के बाद में उसको गंगापुर रेफर कर दिया गया था, और तीनों को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और पुलिस ने क्या अरेस्ट करा, तो लोगों ने पकड़ करके हवाले कर दिया पुलिस के, और तो क्या है। ठीक है साहब। घायल नीरज मीणा बारबाड़ का पुरा का रहने वाला है। अब बात करते हैं गंगापुर की खबरों की। तो यातायात व्यवस्था को लेकर के आज मैंने आपको लाइव दिखाया था, ठीक है ना। इस मामले को लेकर के सर मैं पिछले 1-1.5 साल से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई क्रेडिट दें मुझे या श्रेय दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल एक बात बता रहा हूं आपको कि इस मामले के पीछे मैं बहुत पड़ा कि टेम्पुओं की जो व्यवस्था है, यातायात की जो व्यवस्था है, अतिक्रमण की जो व्यवस्था है, आखिर इस शहर में कब सुधरेगी। जब कालूराम जी डिप्टी साहब थे तब मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुनीष जी आए, उनके साथ मैंने मिलकर के बहुत कोशिश की कि सर प्लीज इनकी मीटिंग ले लो, सर प्लीज इस यातायात व्यवस्था को सुधार दो, नहीं हो पाया। आखिर में अब जब नरेंद्र जी नए एसडीएम आए, डिप्टी साहब विजय कुमार जी नए आए, तब भी मैं लगातार मिलता रहा और उनसे कही सर इसको करो। अध्यक्ष टेम्पू का जो है उसको लगातार मैं पंच करता रहा। आखिर में रिजल्ट ये निकला कि लगातार 3-4 दिन मीटिंग हुई, मैं भी उस मीटिंग में गया था, मुझे बुलाया गया था, और मैं भी अपनी तरफ से जो सलाह और सुझाव दे सकता था वो दिया,
और नतीजा ये निकला कि आने वाले दिनों में अब यातायात की व्यवस्था गंगापुर सिटी में सुधरेगी। अब प्रत्येक टेम्पू को रूट निर्धारित हो गया है, प्रत्येक टेम्पू का नंबर निर्धारित हो गया है, संख्या निर्धारित हो गई है। आरटीओ महोदय से भी मैंने बात की है जो यहां लगी हुई हैं, और उन्होंने भी कहा आने वाले दिनों में जो खटारा टेम्पू हैं या जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कागज नहीं है, उनको भी अब गंगापुर की सड़कों से हटाया जाएगा। बिल्कुल हटाओ मैम, सख्त काम तो करने पड़ेंगे। सख्त डिसीजन नहीं लोगे तो शहर की स्थिति नहीं सुधरेगी, चाहे अतिक्रमण हो चाहे यातायात व्यवस्था हो। और आज इसको लेकर के शुरुआत हो चुकी है। रूट नंबर 1 निर्धारित कर दिया गया है स्टेशन से लेकर के और सीपी हॉस्पिटल तक। 1 नंबर के जो टेम्पू हैं, जिन टेम्पू पर आपको 1 नंबर का बिल्ला लगा हुआ मिले, समझ लीजिए उनका रूट स्टेशन से लेकर के और सीपी हॉस्पिटल तक है। एक स्थान पर 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे, रुकेंगे सिर्फ वहीं जहां ऑटो स्टैंड के बोर्ड लगे हुए हैं नगर परिषद के द्वारा। कई चीजों को लेकर के सहमति बन चुकी है, बाकी अब ये प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मैं भी इस पर निगरानी रखूंगा सर, और मैं तो बहुत फटकार लगाता हूं सर इनको। हां, और आप लोग भी टोकना शुरू करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जहां भी आप गलत होता देखते हैं टोकें आप। कहीं गलत जगह टेम्पू लगा हुआ है, कहीं गलत जगह कोई ठेला लगा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं उससे, भाई साहब हेलो हटाओ इसको। और मैं तो बेबाक तरीके से कहता हूं कि शर्म कर। एक दिन तो मैंने एक टेम्पू को पकड़ के बीच रोड पे लगा दिया, भाई दादा वहां नहीं मारा ना, तू यहां लगा, बीच में लगा इसको यार, इतना डर क्यों रहा है? तेरा ही तो है ये रोड, हम तो वैसे ही पागल हैं यार, जनता जो घूम रही है वो तो गांधीगिरी करो, दादागिरी मत करो, और टोकोगे तो बिल्कुल सुधार होगा, बिल्कुल सुधार होगा। तो आप भी थोड़ी सी कोशिश करें, जनता को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। इन चीजों में व्यवस्थाएं जरूर सुधरेंगी, और जिन चीजों के पीछे पड़ गए उनका तो निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आज मैंने बीसीएमएस जो बत्तीलाल जी उनसे बात करी है, क्योंकि 2 इशू मेरे सामने आए थे। एक तो आशा सहयोगिनियों से इन दिनों एक काम लिया जा रहा है कि उनको घर घर जाकर के सर्वे करना है, और एक आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है उसमें उनको आंकड़े जुटाने और उनकी ई-केवाईसी करनी है। इसको लेकर के कुछ इश्यूज मेरे पास में आए थे। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने कहा था सर एक तो भीड़ में या दिन में नेट नहीं चलता, जो ऐप हमको केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है उसका सर्वर बहुत वीक रहता है, डाउन रहता है। इन चीजों को लेकर के आज मैंने बीसीएमएसओ से बात किया, और आने वाले दिनों में इन समस्याओं का समाधान होगा। विभाग ने भी इस बात को माना है कि हाँ, एक तो ऐप जो है वो स्लो चलता है, दूसरी बात उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, तो कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहयोगिनी ऐसी है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाते। ओटीपी का झंझट है, नेट की समस्या है। इन चीजों को देख करके आगे आने वाले दिनों में आप मीडिया वाले हो कुछ भी कर सकते हो, आम आदमी की कौन सुनेगा? नहीं राम भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी की भी सुनते हैं, कहने का तरीका हो, बात को जेन्युइन तरीके से आप रखेंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं गलती फील करेगा, बिल्कुल गलती फील करेगा। मेरे कोई माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि मैं मीडिया वाला हूं, बताओ आप। लेकिन मैं अगर किसी बात को कहता हूं, लोगों के सामने रखता हूं, तो लोग मानते हैं। तो वो चीज है ना, कोशिश सबको करनी पड़ेगी। ये हमारा शहर है तो हमको इसको, घर की इतनी भाई ये चैनल दूसरे का लाइव ले तो ले, नहीं उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए क्या करेंगे, शहर की सड़कें खराब है इसलिए ऑटो स्लो चलते हैं, इसलिए ट्रैफिक बहुत बढ़ता है। नहीं गुनारत भाई, आने वाले दिनों में रोड भी ठीक होंगे, ठीक है ना, रोड भी ठीक होंगे, रोडों का काम भी चालू हो गया है। और बाकी जितना अपन सुधार सकते हैं उतना तो करें। अब रोडों को भी मैं ही सुधरवाऊं या आप और हम ही सुधरवाएं तो फिर ये किस लिए है? ये जिनको वोट देते हैं और ये जो मोटी मोटी तनख्वाह लेकर के बैठे हैं आदि ऑफिसों में, अपना करने का काम अपन करेंगे, इनके करने का काम ये करेंगे। ठीक है साहब, तो वो चीज है। बिल्कुल, मेरे मोबाइल नंबर सब जगह हैं सर, ले लेना। सर लाइट गई, जानी थी और क्या, लाइट गई? अरे भाई जानी थी, लाइट आई कहां रही है ही नहीं है राजस्थान सरकार के पास में लाइट, आपसे पहले ही कह दिया। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगिनी और आशा सहयोगिनी जो काम कर रही हैं, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत एक हेल्थ स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हेल्थ स्मार्ट कार्ड है ये, प्रत्येक उस परिवार का बनेगा जिसके पास में जनाधार है, और जनाधार में जितने व्यक्ति हैं उन सबका हेल्थ कार्ड बनेगा। इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये योजना बहुत पहले से चल रही है। ये और बात है कि राज्य सरकार ने इसको लागू नहीं किया, इसका स्वरूप बदल करके इसको चिरंजीवी योजना में कन्वर्ट कर दिया। वही योजना है लेकिन राजस्थान सरकार में इसमें इजाफा कर दिया, 5 लाख का बीमा और 5 लाख का इलाज।
बाकी केंद्र सरकार ने बहुत पहले ये योजना लागू कर दी थी, आयुष्मान भारत योजना। तो इसमें हेल्थ स्मार्ट कार्ड बनेंगे, आप लोग भी सहयोग करें, प्रॉपर जानकारी दें, और जो इश्यूज हैं आंगनबाड़ियों के और सहयोगिनी और आशा सहयोगिनियों के, उनको भी सरकार जल्द से जल्द दूर करेगी, क्योंकि हमने आपकी जो मुद्दे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको पहुंचा दिया है। गौकाशी का प्रकरण चल रहा है और इसको लेकर के आज वजीरपुर उपखंड के जो गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, वो आज इसमें शामिल हुए हैं, उन्होंने इसको समर्थन दिया है और आज प्रशासन से भी मुलाकात की है। हालांकि प्रशासन का वही कहना है कि सब जांच चल रही है और जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन प्रशासन से हमारी भी रिक्वेस्ट है, सर इसकी तह में जरूर जाएं आप। 2 आदमी, 1 आदमी, 4 आदमियों का काम नहीं है ये, इसके पीछे कोई ना कोई गिरोह जरूर है जो पता नहीं कितने लंबे समय से इस काम को कर रहा था, अंजाम दे रहा था। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर पर्दे के पीछे खेल गंदा चल रहा है और लंबे टाइम से चल रहा है तो ये जांच करना आपका फर्ज भी बनता है। ठीक है, तो वो चीजें, और एक गाड़ियों के ठहराव को लेकर के है ना, पीलोदा से आप लोग दर्शक जो हैं बिल्कुल कमेंट कर रहे थे लगातार, मैंने उसको मांग को सांसद महोदय तक भी पहुंचाया है। कल मैंने उनसे जवाब भी लिया था, आने वाले 1-2 दिन में डीआरएम के साथ उनकी बड़ी मीटिंग होने वाली है। हाँ, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। जो मुद्दे हमने उठाए थे और जिन गाड़ियों की मांग मैंने भेजी थी सांसद महोदय के सामने, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में ही मैं डीआरएम के साथ बड़ी मीटिंग करूंगा और कोशिश ये करेंगे कि हम कौन कौन सी गाड़ियों को पीलोदा में या और कहीं आवश्यकता है तो वहां रुकवा सकें। तो बिल्कुल आपकी मांग जो है वो मैंने ऊपर तक पहुंचाई है। बाकी इतना आप भी जानते हो सर कि करना इन्हीं को है। मीडिया सिर्फ आपके मीडियम का काम कर सकता है। आपकी बातें, आपकी समस्याएं, आपका दर्द, आपका मुद्दा हम संबंधित व्यक्ति तक, अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचा सकते हैं, मगर हमारे पास ये राइट्स नहीं है कि हम इस पर सिग्नेचर कर दें या इसको वेरीफाई कर दें या इस काम को कर दें। करना इन्हीं को पड़ेगा जिनको आपने चुना है। आज जब प्रशासनिक अधिकारी पंगु नजर आते हैं तो बड़ा बुरा लगता है सर। और अधिकारी ऑफिसों में बैठ करके जिस तरीके से नियम निकालते हैं, आदेश निकालते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है कई बार। अब आप देखिए सेकंड ग्रेड की जो परीक्षाएं चल रही है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, इतने दूर दूर सेंटर दिए हैं साहब जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपने किस तरह कमरों में बैठ करके ये योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का इंपैक्ट क्या होगा, कभी कम से कम इनको तो सोच लेते। नहीं यासीन भाई, आपको मैं बताऊं, कल जब मीटिंग हुई थी तो हमने बिल्कुल सभापति महोदय को भी वहां बुलाया था और उनसे कही थी कि आपको 1 साल हो गए ये कहते कहते, और मैं फिर कह रहा हूं सभापति महोदय आपसे, आपने अब तक सिर्फ बातें बड़ी बड़ी की हैं, काम नहीं हुआ है। साफ कह रहा हूं मैं इस बात को। आप कह रहे हो नगर परिषद के पास बहुत जमीन है, कितनी पार्किंग बना दी आपने 1 साल में, बता दो मुझे, बता दो ना आप। तो धोती बातें मत करो। अतिक्रमण भी हटेगा, ठेले भी हटेंगे, और बाजारों में जो है ना ये बेपनाह की भीड़ है ये भी हटेगी। सख्त डिसीजन तो लेना पड़ेंगे। टेम्पू वालों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, केवल हम चाहते हैं शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो सुधरे, लोगों में गुस्सा आक्रोश पैदा ना हो, सुगम हो जीवन। सर सड़क पर चलने का सबको अधिकार है, तो उन चीजों में सुधार हमको करना है। ठीक है गुनाबद भाई, बिल्कुल आपका कमेंट मैंने नोट कर लिया, ठीक है ना। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा हुई है, बहुत सारे मुद्दों पर अहम बातें हुई हैं। आगे भी आपके बड़े मुद्दे, अहम बातें लेकर के हम आते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट जरूर है मेरी आपसे, अभी भी बहुत कम लोगों तक हमारा चैनल पहुंच रहा है। बिल्कुल लोगों को जोड़ें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लिंक पहुंचाएं, इस चैनल को शेयर करें। अगर आपको लगता है ना कि वाकई में जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं हम और खबरों का असर होता है, तो आप लोग हमारे सहयोगी बने, हमारे सारथी बने, ठीक है। बाकी काम जो है वो करते रहेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। सर्दी में अपना ख्याल रखिए क्योंकि अब ठंड ज्यादा पड़ने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।